नमस्ते दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्त कहता है कि एक खूबसूरत के धोखे में आ गए। कहता है कि एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे। कुछ देर के लिए तो हम सदमे में ही आ गए थे। तलाश तो उसे किसी और की ही थी। तलाश तो उसे किसी औरों की ही थी। हम तो खामोखा उसके रास्तों के बीचों में आ गए थे। तो कोई नहीं दोस्त, लगातार लग रहिए। जो चीज सोची है वो चीज पूरा हो ही जाएगा। तो कुछ प्रश्न है जिसकी आंसर्स आप लोगों के मन में आते हैं या नहीं आते। जैसे हम लोगों ने याद किया था कि जो हमारे पास जो है कहता है कि यहाँ से बस थोड़ा सा एक बार पेन लेता हूँ और फिर जो है वो हम लोग जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे आप देखिए, कहता है कि ख्वांग क्या बोलते हैं, ख्वांग किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो ख्वांग जो है वो आपका कहाँ की लोक नृत्य है जी। आपका ख्वांग जो है वो आपका मिजोरम की है। कहाँ पे, यानी कि ख्वाब देखते थे मिलने का। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत आपका 1952 में हुई थी। नागालैंड के गठन से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। तो नागालैंड का गठन जो हुआ था वो आपका 13वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1963 के तहत हुआ था। मैनटॉक्स टेस्ट किस बीमारी में होती है। तो आपका टीबी में होती है। और अजंता की गुफा किस नदी के किनारे है जी। आप कहेंगे ये आपका वाघोरा नदी के किनारे है। सभी दोस्तों का आंसर उम्मीद है आप लोगों ने दिए होंगे। चलिए अगर मैं बात करता हूँ अगले नंबर प्रश्न की, पहला नंबर पर। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड और आपका ऑस्कर अवार्ड दोनों से पुरस्कारित किया गया था। क्या जी। आप कहेंगे जावेद अख्तर है, नहीं जी। आप कहेंगे जगजीत सिंह है, नहीं जी। आप कहेंगे अमिताभ भट्टाचार्य है, नहीं जी। आपका गुलजार, कौन है नाम है जी, आपका गुलजार है, जिनको कि ग्रैमी अवार्ड 2010 में मिला था और ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला था। अगर मैं गुलजार की बात करता हूँ तो गुलजार की जो ओरिजिनल नाम है, यानी कि जिस नाम इनका ओरिजिनल नाम जो है वो उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा नाम है। क्या नाम है जी। आप कहेंगे संपूर्ण सिंह, इनको कालरा नाम है इनका ओरिजिनल नाम। और आपको पता है गुलजार सिंह यानी कि संपूर्ण सिंह कारला को 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको मिला था उर्दू के क्षेत्र में। कहा, किस क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र में इनको जो है वो आपका मिला था। अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो कहता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। काफी अच्छी प्रश्न है। वाद्य यंत्र बजाया करते थे आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या गिटार बजाते थे, नहीं जी। सरोद बजाते थे, नहीं जी। पियानो बजाए थे। पियानो के बारे में मैं आपको बताऊं कि पियानो के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपका कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो आपका पियानो और आपका वायलिन दोनों बजाता था। तो पियानो और आपका वायलिन दोनों बजाने वाले जो आपका साइंटिस्ट है वो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है जी, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो आपका पियानो बजाया करते थे, वायलिन बजाया करते थे। अच्छा अगर मैं बताऊं कि अकबर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था। तो अकबर जो है वो आपका नगारा बजाया करता था। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के क्या जी, हमारे भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर नाम है। अच्छा इनकी कुछ बुक है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी कुछ बुक है जैसे आपका जो है वो आपका विजय 2020 इनकी बुक है। आपका उसके बाद में आपका फेलियर्स इज अ टीचर इनकी बुक है। फेलियर्स इज अ टीचर इनकी बुक है। उसके बाद में आपका इग्नाइटेड माइंड्स इनकी ही बुक है। उसके बाद में यू आर बोर्न टू ब्लॉसम इनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। आपका फेलियर टू अ टीचर, उसके बाद में आपका क्या जी, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट इनकी बुक है। आप कहेंगे क्या जी,
टारगेट 3 मिलियन आपका इन्हीं का बुक है। तो ये सब बुक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पारो तेसेचू के पारो तेसेचू के प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे जापान में जी। नहीं जी, जापान में तो आपका मनाई जाती है क्या, गियोर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गियोर मनाई जाती है। भूटान में मनाई जाती है आपका पासो तेसेचू। थाईलैंड में क्या जी, बर्मा में तो आपका मनाई जाती है आपका काचिन मनाव आपका थिंगयान मनाई जाती है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि आपका नब पेरा हेरा आपका श्रीलंका में मनाई जाती है। आपका दसाई जो मनाई जाती है अब आपका नेपाल में मनाई जाती है जी। चलिए, यहाँ से तो हमारे कुछ हो गए जी, कुछ हो गए। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा कहता है कि आलू पोस्तो भारत के किस राज्य के पारंपरिक व्यंजन है? जैसे मैं अगर बताऊं तो बिहार की जो आपका पारंपरिक व्यंजन जो है वो आपका लिट्टी और चोखा है। तो आलू आलू पोस्तो जो है वो आपका पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, गुजरात की क्या है जी? गुजरात के आपका खांडवी है। क्या है जी? गुजरात की खांडवी। जैसे मैं अगर बताऊं तो बाल बाल चाओ और आपका सोर पोटेल कहाँ की है जी? गोवा की है। अच्छा, आपका यखनी यखनी जो है वो आपका कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। श्रीखंड जो है वो आपका कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आपका धुसका जो है वो आपका झारखंड की है। आपका मोया अखंडू आपका त्रिपुरा की है जी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपका किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो आपको पता होगा कि हमारे जो आपका जो ओलंपिक खेले गए थे, तो हम लोगों ने ओलंपिक खेले ही नहीं थे बल्कि गोल्ड मेडल भी जीते हैं। आपका गोल्ड मेडल जीते 1928 में जीते हैं, फिर आपका 1932 में, 1936 में, फिर आपका 40 और 44 तो खत्म था, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में, 1980 में। तो आपका ये कहता है कि आपका प्रथम प्रथम और आपका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्ष में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ था? तो आपका नहीं हुआ था आपका 1916, 1940, 1944 में आपका नहीं हुआ था। अच्छा, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि स्वतंत्र भारत के जो है वो आपका स्वतंत्र भारत के बाद जो है वो पहले ओलंपिक जो है वो हम लोगों ने जीता था, वो कब जीता था? तो आप कहेंगे 1948 में जीता था। क्या जी? 1948 में। जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे अगर मैं बताऊं कि जो आप कह सकते हैं कि आपका अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष में ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था? तो वो दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में दिलाया था। उसके बाद आप कुछ और भी प्रश्न है, जैसे अमन शेख रावत ने ओलंपिक में मेडल जीता था, वो कितनी वेट कैटेगरी में जीता था? तो 57 केजी के वेट लिफ्टिंग में जीता था वो, जिसमें आप जानने कर हैरानी होगी कि यंगेस्ट प्लेयर था आपका अमन शेख रावत। अच्छा, जब हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था तब उस समय 1980 में जीता था। तो वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका हुआ था कहाँ पे? मॉस्को में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि आपका JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो जेडीआर टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका स्थित है आपका जमशेदपुर में। जैसे आपका अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे? तो आप कहेंगे दिल्ली में। ईडन गार्डन कहाँ पे? तो ये कोलकाता में ईडन गार्डन आपका। अच्छा, आपका चिल्लार स्वामी यानी कि स्वामी जो है वो हमें बांग्ला में मिलती है यानी कि बेंगलुरु। और आपका चेपक यानी कि चिपकने की मान करती है चेन्नई में। आपका चिदम्बरम आपका कहाँ पे है जी? आप कहेंगे चेन्नई में है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न है, कहता है कि क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि क्या होती है? तो आप कहेंगे 40 मिनट होती है। इसमें आपका 20 मिनट का ब्रेक होती है। आप कहेंगे कि आपका पूरा जो टेस्ट मैच होती है उसमें कितने ओवर फेंके जाते हैं? तो आप कहेंगे 5 डेज में आपका 90 ओवर फेंके जाते हैं। अगर मैं इसको एवरेज अगर निकालता हूँ तो 15 ओवर पर घंटा निकलती है, पूरे दिन भर में फेंके जाती है तब।
अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेस्ट मैचों से, मैं मेरी मेरी कुछ आपका पर्सनली सवाल है। जैसे मैं बताऊं कि टेस्ट मैच में जो है वो आपका बॉलर, टेस्ट मैच में जो आपका एक बॉलर होती है वो कितने ओवर फेंक सकता है। तो टेस्ट मैच में आपका जो है वो एक बॉलर जो है वो कितने ओवर फेंक सकता है, तो इसका जो है वो कोई लिमिट नहीं है। मतलब टेस्ट मैच में उसका कोई लिमिट नहीं है, टेस्ट मैच में फेंक सकता है कितना जी। लेकिन अगर मैं बताऊं ओडीआई इंटरनेशनल जो होती है, ओडीआई इंटरनेशनल जो होती है जिसमें आपका 50 ओवर होती है, तो उसमें मैक्सिमम कितने ओवर फेंका जा सकता है। तो ओडीआई इंटरनेशनल में आपका मैक्सिमम आपका 10 ओवर फेंका जा सकता है। कम से कम तो आपका कितना भी फेंक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका 10 ओवर से ज्यादा नहीं फेंक सकते। और T20 में जो आपका जो है वो 4 ओवर से आप ज्यादा नहीं फेंक सकते। जैसे कुछ और प्रश्न है, जैसे आपका पावर प्ले जो होती है, जो कि आपका जो जो खिलाड़ी रहती है वो आपका 30 फीट 30 गज के बाहर रहती है, तो उसमें आपका जो T20 और ओडीआई इंटरनेशनल होती है उसमें कितने ओवर फेंका जा सकता है। तो T20 में तो आप 6 ओवर फेंक सकते हैं, और आपका ओडीआई में 10 ओवर फेंका जा सकता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी अपनी करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया था। तो गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया था कौन जी? उषा मेहता ने शुरू किया था। क्योंकि 8 अगस्त 1942 के तो आपका आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसके 6 दिन के बाद यानी कि 14 अगस्त 1942 को आपका गुप्त कांग्रेस रेडियो की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गया था। भीखाजी कामा के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, ये पहले आपका स्वभूमि पहले या भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जनक जननी भी मानी जाती है। इन्होंने 1907 में आपका विदेशों में यानी कि जापान में इन्होंने झंडा फहराया था, जापान में। तो इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी खोजी जा सकती है। तो किसमें खोजी जा सकती है जी? आपके गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका भाग कितने में है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका भाग कितने में? आप कहेंगे भाग 4 में। 36 से 51 में इसकी आर्टिकल्स की चर्चा है। अच्छा, राज्य के निजी तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। तो किसमें खोजी जा सकती है? आपका कराची प्रस्ताव में। कराची अधिवेशन आपका 1931 वाला। इस समय जो अध्यक्ष था यानी कि कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, तब उस समय जो है अब आपका कराची प्रस्ताव का जो अध्यक्ष था वो आपका था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और यहीं पे आपका किसानों के लिए मौलिक अधिकारों की बात किया गया था, और आपका गांधी गांधी के लिए मौलिक अधिकार की बात किया गया था। और उसके बाद में अब यही नहीं, बल्कि यहाँ पे गांधी इरविन समझौता की यहाँ पे मंजूरी दिया गया था। यहीं पे गांधी इरविन समझौता की मंजूरी मिली थी। और यहीं पे आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो यहीं पे आपका जुड़ा हुआ, अगर मैं दूसरे गोल में सम्मेलन पूना पैक्ट, ये सब के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर रखा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। देखिए ऑपरेशंस कई सारे हुए हैं, जैसे ऑपरेशन आपका पोलो जो हुआ था सितंबर 1948 में हुआ था। कब? सितंबर 1900 जो हुआ था वो आपका 1900 आपका 48 में हुआ था। और यहाँ पे जो है वो आपका हैदराबाद को विलय कर लिया गया था। जैसे कुछ ऑपरेशन और भी है, जैसे ऑपरेशन विजय 1916 में आपका हुआ था, जिसमें आपका गोवा, दमन और दीप को मर्ज किया, सॉरी, आपका मिला लिया गया था। और ऑपरेशन आपका ब्लू स्टार 1948 में आपका पंजाब में हुआ था। ऑपरेशन बीजीएन आपका 1999 में जब कारगिल के युद्ध हो गया था, जिसमें हम लोग पाकिस्तानियों को खदेड़ के मारा था। 1971 इंडियन पाक वार में आपका ऑपरेशन 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 ट्राइडेंट आपका ऑपरेशन यहाँ पे चला था। तो आप इसमें तो आपको याद ही होगा। उसके बाद में अगले नंबर प्रश्न कहता है कि डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों की अगर मैं बात करता हूँ, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में, ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका कब जोड़ा गया था? आप कहेंगे कि ये जोड़ा गया था आपका भाग नंबर 1 में। मौलिक अधिकार जो है वो आपका 11वां, और इसको 66वां संविधान संशोधन 2002 में जो है वो आपका जोड़ा गया था। अच्छा,
11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था आपका 6 से लेकर के आप कहेंगे 14 बरस के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि आपका 21 के आर्टिकल्स ए में इसको ऐड किया गया था। राइट टू एक एजुकेशन को कब ऐड किया, राइट टू आपका एजुकेशन को आपका लागू किया गया था, आप कहेंगे 2010 में लागू किया गया था। तो आप कहेंगे कि डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की है। तो कुछ पहलों की सिफारिश की आपका किसने, एम एम एन वेंकटचलैया ने। यूसी बनर्जी, यूसी बनर्जी के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, यूसी बनर्जी के बारे में। तो यूसी बनर्जी आपका गोधरा कांड के लिए जाने जाते हैं, गोधरा कांड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो आपका किया गया था लोकपाल और आपका लोकायुक्त अधिनियम। ये जो है वो आपका 2013 में तो आपका लाया गया था, 2013 में तो आपका लाया गया था, लेकिन इसको पारित जो किया गया था वो आपका 16 जनवरी 2014 में इसको पारित किया गया था। और इसलिए 16 जनवरी को हम लोकपाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब लोकपाल बना था तो उसके पहले अध्यक्ष बना था आपका पिनाकी चंद्र घोष बना था। और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपका अजय मनिक राव था। कौन था? अजय मनिक जो है वो आपका राव था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ आपका परिसीमन अधिनियम अभी तक जो है भारत में कितनी बार आ रखा है, तो परिसीमन अधिनियम जो है वो आपका भारत में 4 बार हो चुका है। और ये जो है वो आर्टिकल्स आपका 82, परिसीमन अधिनियम जो है वो आपका जो आपका अभी आ रखा है वो आपका आर्टिकल्स 82 में जो है वो आपका क्या जी 82 में क्या जी 82 में जो है वो आपका है ये तो आपका। और ये जो इसी के अनुसार जो है वो आपका जो आपका क्या होते हैं, इसी के तहत आपका लोकसभा और आपका जो है वो विधानसभा के तहत जो है वो आपका गठित होती है। क्या होती है कि कितनी सीट आपके जो है वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? तो भारत का पहला भाग आपका जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव कर भारत का पहला भाग कौन सा है? तो आपका है मणिपुर। मणिपुर कब जीता आपका 1900 जू, जून 1948 में। और उसमें जो महाराजा कौन था? तो आपका एक महाराजा था आपका बोध चंद्र सिन्हा था। कौन था? बोध चंद्र सिन्हा था। अगला नंबर है कौन सा नदी बेसिन जो है वो आपका 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रों को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैलती है। तो वो आपका गंगा बेसिन है जी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये आपका 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये 6 राज्यों से लगती है जी। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से लगती है। अगर बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की ब्रिज किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ब्रिज तो आपका सर्वोपरि आ जाती है। आपका द्वितीय ऊर्ध्वाधर, जैसे अगर मैं बात करूं निचला ऊर्ध्वाधर यानी कि बॉटम बॉटम वर्टिकल में आपका आती है घास जैसे कि आ जाती है। और आपका सेकंड वर्टिकल में आपका क्या आती है? आप कहेंगे जो सेकंड में आ जाती है वो आपका कौन आती है? आप कहेंगे कि सेकंड में जो आपका आती है, सेकंड में जो आपका आती है वो आपका जिसकी लंबाई मतलब कि कम हो उसकी वो आ जाती है। और आपका जो है वो पहला हो गया सर्वोच्च हो गया और आपका द्वितीय हो गया। और मध्य में आपका झाड़िया ये सब आ जाती है मध्य में। और फिर आपका आ जाती है निचला, निचला में आपका घास हो जाती है। तो ये तो आप जानते होंगे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट वॉरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि आपका भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक, अच्छा मूंगा जो होती है वो आपका होती है CaCO3 की बनती है, यानी कि आपका कैल्शियम की बनी हुई होती है। तो कहता है कि आपका मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट ग्रेट वॉरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, तो आपका ना जाता है ऑस्ट्रेलिया की। ये आपका पाई जाती है वो इस टाइप में, आपका मूंगा चट्टान जो है वो आपका ग्रेट वॉरियर रीफ में पाया जाता है, तो आपका इस तरफ में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के।
अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपका डैश को सशक्त बनाता है। अच्छा, आपका पीएम स्वनिधि योजना आपका चला था 1 जनवरी 2020 को, जिसमें आपका पथ विक्रेता, इसमें आपका उद्देश्य क्या था, पथ विक्रेताओं। तो आपका पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो प्लानिंग बनाया था कि पहले जो है वो उस इंसान को 10,000 रुपया के लोन देंगे, अगर वो चुका देता है तो फिर आपका 20,000 का उसको लोन लोन देंगे। फिर जब 20,000 रुपया लोन देंगे तो फिर आपका उसको 20,000 दे देगा, चुका देगा, तो उसको 50,000 रुपया जो है वो आपका दे देंगे, लोन उनका मिल निकल जाएगा। तो आपको जानकर बहुत हंसी आएगी कि इसकी डाटा को आप देखिएगा तो कि 4.5 लाख लोगों को जो है वो इतना इतना पैसा जो है वो आपका दे दिया गया था, और लौटाया किसी ने नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मात्र 700 लोगों ने लौटाया था, और बाकी के लोग जो है वो पैसा लौटाया ही नहीं है। तो पैसा देने के मामले में भारत जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब भारत के लोग जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। और मतलब लेने के मामले में तो ठीक है, लेने के मामले में तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अगर मधुर कोई भाषा बोल सकती है ना, मधुर आवाज किसी का है ना, तो वो उधार लेने वाला की है। कि जब पैसा लेने की बात आती है तब तो ऐसे बोलते हैं जैसे आपका मुंह से लगता है कि, मतलब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मुंह से जैसे फूलों की झड़ियां जो है वो झड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि फूल टूट रही है। और देते टाइम जो है वो देते टाइम तो मतलब आपने पैसा दिया तो आपको लगता है कि, मतलब देते टाइम तो इस तरीके से आपको घिस देगा, इस तरीके से आपको मतलब कि गिरा देगा आपको, कि पैसा आपकी नहीं उनकी है, मतलब ऐसा आपको कर देता है। और आप जो है वो उसको उसको ज्ञान दे रहे हैं, बिना फीस के वकील बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो घिस देती है। भारत सरकार ने वर्ष डांस के व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, आपको पता होगा भारत में जो है वो आपका जनसंख्या कंट्रोल है। भाई यहाँ के लोग जो है वो सुन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब कि एकदम खामोखा खामोखा दम गिरा करके मानेंगे। ऐसे भी जनसंख्या विस्फोट हो रखा है, आपको पता है। तो हम भारत सरकार ने आपका वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था। कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था, जिसमें जो है वो, हालांकि हालांकि आपको आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश था ये चलाने वाला। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो, उनके बारे में आप जानते होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो आपका 2005 में चला था। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चला था वो आपका 2013 में चला था। इसमें तो आपका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो ठीक है। बाकी जो तो 1952 यहाँ पे हो जाएगा। सब भारत सरकार ने वर्ष 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि आपको पता होगा जनसंख्या जो है वो भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा आपका किसकी, स्थितिज ऊर्जा आपका जो है वो पन बिजली संयंत्र की होती है। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा आपका होती है, रासायनिक ऊर्जा किसकी, आपका डीजल जनित होती है आपका रासायनिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो आपका होती है वो आपका पवन चक्की होती है। आपका विकिरण ऊर्जा जो होती है वो आपका क्या हो जाएगा, सौर तापीय हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, डी का 1 और सी का जो है वो आपका ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर एक आता है कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ओनेइरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओनेइरोलॉजी, यानी कि ओन यानी कि ऊपरे रहता है जो देखते हैं, ऑन रहता है जो देखते हैं, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को। जैसे कुछ और है, जैसे आपका कैलोलॉजी जो है आपका सौंदर्य के अध्ययन को बोला जाता है, कैलोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, आपका सोरोलॉजी सोरोलॉजी बोलते हैं, आपका सोरोलॉजी सोरोलॉजी आपका छिपकली के अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी, यानी कि सोरो, छिप छिप के सोता है। आपका क्रेनियोलॉजी आपका खोपड़ी के अध्ययन को बोलते हैं, खोपड़ी के अध्ययन को आपका क्रेनियोलॉजी कहते हैं। आपका ओडो ओ ओ ओ ओड ओडोडोलो ओडोडोलॉजी ओडोंटोलॉजी आपका बोलते हैं, इसको दांत के अध्ययन को बोलते हैं।
बाकी आपके लिए ये प्रश्न कहता है कि सपनों की याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होती है। तो ये जो है वो आपका इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।